इमरान खान के साइफ़र केस में ट्रायल के हवाले से आज एक बहुत अहम पेशरफ्त है। जो उनके ट्रायल के हवाले से नोटिफिकेशन थे उनको कालअदम करार दे दिया गया और इसी तरीके से जो उनका अब तक का जेल ट्रायल था उसको भी कालअदम करार दे दिया गया। अब इसका नतीजा क्या है? क्या अब वो खुली अदालत में मुकदमा चलेगा या दोबारा से नए सिरे से जेल ट्रायल होगा और ओपन ट्रायल होगा? जेल के अंदर ही होगा लेकिन वहाँ पर एक्सेस होगी, जर्नलिस्ट को, मीडिया के नुमाइंदे होंगे, दोनों तरफ के वकला होंगे। ये एक सवालिया निशान है। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में इब्तिदा भी इसी से करें और इसके ऊपर डिस्कस भी करें। कालअदम होने का क्या मतलब है कि ये कार्रवाई अब होगी नहीं, खुली अदालत में होगी या नए सिरे से जेल में होगी? जेल के अंदर जो ट्रायल करने वाले खसूसी अदालत के जज हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उसकी तैनाती को दुरुस्त करार दिया गया है। मामला अगर आगे नए सिरे से शुरू होता है तो दिसंबर का महीना या जनवरी के कुछ रोज़ इस काम के अंदर लग जाएंगे। 8 फरवरी को अगर इंतखाबात होने हैं तो इंतखाबात से पहले ये प्रोसेस मुकम्मल होता नज़र नहीं आता। होगा क्या कि अगर नए सिरे से 4-6 हफ़्ते इस ट्रायल में इसी खसूसी अदालत में लगती हैं और उसके बाद अपील की स्टेज आती है और मामला हाई कोर्ट में चला जाता है तो इमरान खान इलेक्शंस के वक्त कभी इम्कान ये होगा कि वो जेल के अंदर ही होंगे। ये मेरी तशवीश यही है आज के फ़ैसले के बाद कि इमरान को रिलीफ़ है या इलेक्शन से पहले एक नया झटका उनके लिए तैयार होगा। बड़ा सवाल है ये, मैं इसकी सही जवाब नहीं दे सकता, वजाहत नहीं कर सकता। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं, इस्लामाबाद में हमें जैसन इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, और लाहौर से हमारे साथ हैं मारूफ माहिर कानून सलमान अकरम राजा साहब। दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। इनसे सवाल जवाब शुरू करने से पहले इकॉनमी के हवाले से भी हम प्रोग्राम के इब्तिदा में कुछ अपडेट देते हैं। तो एक नया नंबर आया है करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से। प्रोग्राम के शुरू में मैं चाहूँगा कि उसको भी हाईलाइट करें। पाकिस्तान के रुपए के ऊपर पिछले चंद सालों में जितना दबाव आया है उसकी एक बड़ी वजह दो मौके के ऊपर, एक 2017-18 में 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था जिसने पाकिस्तान की मईशत की कहना चाहिए कि चूल्हें हिला दी थी उसने। उसके बाद हम संभल नहीं पाए, पीटीआई आई और ये कंफ्यूज रहे कि हमें आईएमएफ के पास जाना है या नहीं जाना। बायलैटरल जो दोस्त ममालिक थे उन्होंने भी कुछ हाथ खींचे रखा और नतीजा ये हुआ कि रुपया 100 से गिरना शुरू हुआ 104 से और भागता चला जा रहा था कि वो 170 180 के ऊपर 189 पे, जब पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई तो 189 पे था। लेकिन जो गलती 2017-18 में दोहराई गई थी 19 अरब डॉलर के करंट अकाउंट डेफिसिट की, वो पीटीआई ने जाते जाते अपने आखिरी साल उसी गलती का दोबारा उसको कमिट किया। 17.3 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ा। अब 17.3 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ा जबकि रिज़र्व जो थे उनके अपने चार हफ्तों में लास्ट 4 वीक्स ऑफ पीटीआई गवर्नमेंट तकरीबन 5 अरब डॉलर की डिप्लीशन हो चुकी थी रिज़र्व्स के अंदर। रिज़र्व्स ख़त्म हो रहे थे, करंट अकाउंट डेफिसिट यहाँ खड़ा था और जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट एनुअल थी वो 25 अरब डॉलर पे जा चुकी थी। तो उसका नतीजा क्या था कि वो 189 पे जो पीडीएम को रुपया मिला था वो उसने दौड़ लगाई और 307-308 तक पहुँच गया। फिर बड़ी मुश्किल से आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव हुआ। रिवाइव होने के बाद ये अभी स्मगलिंग वाले एक्शंस के नतीजे में थोड़ा सा रुपए को एक ब्रेक लगी है, संभला एक जगह के ऊपर। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की मूवमेंट जो है वो भी रुपए का ट्रेंड मुतय्यन करती है कि क्या रुपया और गिरना है या इसको अभी थोड़ा सा सुकून मिलेगा, सांस मिलेगा। अभी सूरत हाल ये है कि इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस हैं वो 80-82 डॉलर फ़ी बैरल के ऊपर चल रही हैं। अगर डॉलर की और ये जो तेल की कीमत है इस रेंज में रहती है और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है 1.06 बिलियन डॉलर है पहले 4 माह में, इसको काबू में रखा जाता है और बरामदात में कुछ इजाफा होना शुरू होता है, पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्टमेंट आनी शुरू होती है। मिसिंग लिंक जो अभी सबसे बड़ा है, पाकिस्तान में एफडीआई नहीं आ रही। अगर एफडीआई आना शुरू हो जाए, जो पाकिस्तान में नए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स लगे, इंडस्ट्री के अंदर आए, टेलीकॉम के अंदर किसी ज़माने में बहुत इन्वेस्टमेंट आई थी, टेलीकॉम के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, आईटी के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, तो फिर आपकी एक सस्टेनेबल पोजीशन बन सकती है। अभी हमने चीज़ों को रोक के इसको 1 बिलियन डॉलर के ऊपर मैनेज किया, विच इज़ द राइट अप्रोच। आप इसको खुला नहीं छोड़ सकते कि पहले क्वार्टर में 4 अरब डॉलर का डेफिसिट हो तो साल के एंड में फिर वो 15-16 अरब डॉलर पे पहुंच जाएगा और हमें 20-25 अरब डॉलर की वैसी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है तो हम उसको फाइनेंस किसी तरीके से नहीं कर सकते। तो इस तरीक़ाकार के साथ साथ हमें बहुत कोशिश करनी है कि पाकिस्तान में सरमाया आना शुरू हो, सरमायाकारी की हवा जो है वो पाकिस्तान की तरफ उसका रुख हो, जिसके नतीजे में यहाँ जॉब क्रिएशन और रुपए के ऊपर से दबाव हटे। ये एक अपडेट है इकॉनमी के हवाले से। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। राजा साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ जनाब। जो आज का हुक्मनामा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफ़र केस के हवाले से, अब थोड़ी सी इसकी वजाहत फरमा दें कि क्या कालअदम करार देने से मुराद ये है कि अदालत अब खुली अदालत के अंदर साइफ़र केस की समाअत करेगी या जेल के अंदर ही नए सिरे से ट्रायल शुरू होगा जहां मीडिया की रसाई होगी? कालअदम वाला हिस्सा
सिर्फ अब तक की कार्रवाई कालअदम हुई है या जेल का पूरा प्रोसेस जो है फॉरएवर कालअदम हुआ है? थोड़ी सी रोशनी डाल दें इस पर। जी, अब तक की तमाम कार्रवाई कलअदम हो गई ना। जो चार्ज फ्रेम हुआ, जो गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए, जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, ये तमाम अमल जो है 29 अगस्त के बाद का ये कलअदम हो गया। अब मामला वापस खुली अदालत में जाएगा। वहाँ अगर इस्तदा की जाती है कि इस ट्रायल को जेल में मुंतकिल किया जाए तो उस इस्तदा के लिए कोई मवाद पेश किया जाएगा। अदालत उस पर एक अदालती फ़ैसला सादिर करेगी। उस फैसले में ज़ाहिर है कि दिफा को भी हक़ हासिल होगा कि वो हिस्सा ले, बहस करे, और उस फैसले के ख़िलाफ़ अगर कोई रिविज़न अपील करनी है तो वो करने का मौका भी होगा। लिहाजा जो भी अब अमल होगा ये कानून और आइन के मुताबिक होगा। ये नहीं होगा जैसा अब तक हुआ कि जज साहब ने एक मरासला लिख दिया सेक्रेटरी लॉ को, उन्होंने कहा हाँ जेल में ट्रायल कर लो, और ट्रायल जेल में हो गई। एक बंद कोठरी में 10 बाय 12 का एक कमरा था इस बेशतर अरसे के दौरान, जहाँ एक खिड़की के बाहर एक पिंजरानुमा एक अहाता बनाया गया जिसमें मुल्ज़िमान को बिठाया गया। वहाँ ना फैमिली थी, ना मीडिया था, ना अवामुन्नास थे। ये क्या ट्रायल का तरीका है? लेकिन जेल में भी अगर ट्रायल हो तो वो ओपन ट्रायल हो सकती है, और सबसे ज़रूरी मेरी नज़र में मीडिया की मौजूदगी है। मीडिया पाकिस्तान के अवाम की आंखें हैं, कान हैं। हर एक को पता होना चाहिए कि क्या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, क्या बहस हो रही है, बहस का मौका दिया जा रहा है दिफा को या नहीं दिया जा रहा है। ये तो यूनान के ज़माने से 2007 की अदालत का फैसला है कि ट्रायल ओपन हो। अदालत का फैसला जो है वो अदालत कहती है कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। तो जो मुझे एक तशवीश हुई आज वाले फैसले से, इसके ऊपर खुश हैं या खफा हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रोसेस को नए सिरे से शुरू किया जाएगा जेल के अंदर ही। मोस्ट लाइकली सिनारियो होगा, लेकिन खुली अदालत होगी, लेकिन लगेगी जेल के अंदर ही। तो दिसंबर का महीना इसी में गुजर जाएगा, जनवरी के शुरू में कहीं जाके फ़ैसला आएगा। तो 8 फरवरी को इंतखाबात हैं, तो इंतखाबात से पहले ये केस कहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पड़ा होगा। उससे पहले ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा प्रोसेस। जी शायद ऐसा ही हो, मैं कोई मफरूज़ा नहीं कायम करना चाहता, लेकिन देखिए अब 2 मरहले होंगे। पहले जेल ट्रायल के लिए एक फ़ैसला होगा कि जेल में होनी है ट्रायल या ये ट्रायल आम अदालत में होनी है। उस फैसले के ख़िलाफ़ आला अदालतों से रुजू करने का मौका होगा, लिहाजा वो पूरा अमल चलेगा। उसके बाद ट्रायल अगर जेल में भी होनी है तो होगी। लेकिन जेल ट्रायल का मतलब जैसा कि मैंने अर्ज़ किया क्लोज्ड ट्रायल नहीं है। ये नहीं कि उसमें किसी को मौजूद होने की इजाज़त नहीं होगी। जेल ट्रायल के अंदर भी ये इंतज़ाम करना होगा कि मीडिया, ख़ानदान, अवामुन्नास मौजूद हो सकें। तो ये सारे मराहिल जो हैं अब तय करने होंगे और उसके बाद कार्रवाई सही मानों में शुरू होगी। लेकिन आप इसको रिलीफ कंसिडर करते हैं? ये दोबारा नए सिरे से शुरू होना आपके ख्याल में एक बर्डन सम होगा जिसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, और इंतखाबी अमल के ऊपर ये एक बाकायदा इसका असरात मुरतब हो सकते हैं कि अगर इंतखाबात से चंद रोज़ पहले ये फ़ैसला है कि इमरान खान को सज़ा होगी, तो आप उसका उस मैग्नीट्यूड का इम्पैक्ट जो होगा उसका वो अंदाज़ा करिए कि कितना होगा, बुरे तरीके से मुतासर करेगा इंतखाबी अमल को। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। यहाँ तो इरादा ये था ना, प्रोग्राम तो 4 हफ्ते में ट्रायल ख़त्म करके कन्विक्ट करने का था और एक बंद कमरे में ट्रायल करके कन्विक्ट करने का था। तो ये किसी सूरत भी ये काबिल कबूल अमर नहीं था। अब अगर ट्रायल शुरू होगी, जब भी शुरू होगी, उसमें जो भी फ़ैसला होगा, देखिए फ़ैसले तो किसी हद तक मुतवक्को हैं, लेकिन फ़ैसला किस तरह होता है वो मैं समझता हूँ ज़्यादा ज़रूरी है। आवाम को पता हो कि क्या हो रहा है अदालत में, और उसके बाद ज़ाहिर है अपील का अमल होगा और मामला आगे चलेगा। इस वक्त जो हो रहा था ये किसी तरह काबिल कबूल नहीं था। आप कह रहे हैं फ़ैसले मुतवक्को हैं, क्या मुतवक्को फ़ैसले? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जो हम पहले देखते आए हैं वो आपके सामने है। देखिए होता यहाँ यही है कि कोई फ़ैसला आ जाता है अगर दबाव में, वो हर एक को नज़र आता है कि ये दबाव में दिया गया फ़ैसला है। उसके बाद अपील का मरहला होता है, बात आगे चलती है, फ़ैसले लटके रहते हैं और फिर बिलाखिर कभी हवा बदल जाती है, कभी अदालत जुर्रत दिखाती है और सही फ़ैसला
हो जाता है। तो ये एक अमल है जिससे हम गुज़रते हैं, हर सियासतदान गुज़रता है, हर 6-8 साल बाद इस अमल को दोहराया जाता है। तो बहरहाल इससे हम गुज़रेंगे, लेकिन हर सतह पे और हर कदम पे मैं समझता हूँ मज़ाहमत ज़रूरी है, और जितना भी आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक मामलात को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसकी सही और कोशिश हर एक को करनी चाहिए। तो यहाँ एक गलत काम हो रहा था, एक गैर आइनी गैर कानूनी काम हो रहा था, हमने इस्तदा की। जो इल्ज़ामात हैं इमरान खान के ऊपर इस केस में, सलमान नकम राजा साहब, जो इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात हैं इस केस में, उसमें सज़ाएं हैं क्या, उसकी थोड़ी वजाहत कर सकते? जी, सज़ाए मौत, उसमें सज़ाए मौत भी है और उम्र कैद भी है, इसके अलावा कोई सज़ा नहीं है। और आप देखेंगे जब ये मुकदमा खुली अदालत में चलेगा कि वो इल्ज़ामात कितने मज़क्का खेज़ हैं और उनके साथ जो मवाद है वो कितना मज़क्का खेज़ है। यही तो सबसे बड़ा एक तरह से मलाल था हमें कि अवाम को पता ही नहीं दो ही सज़ाएं हैं उसके अंदर का ये मुकदमा है। और ये तो आपने एक बड़ी ग्रिम सिचुएशन जो है उसको पेश किया है, या सज़ाए मौत है तो या उम्र कैद है। जी, और ये बात जब आवाम के सामने आएगी कि किस बुनियाद पे सज़ाए मौत तलब की जा रही है, किस बुनियाद पे ये कहा जा रहा है कि कम से कम सज़ा उम्र कैद है, तो आप देखेंगे कि आवाम के शऊर में भी इजाफा होगा और अदालत भी मोहतात होगी। ये बंद कमरे में ट्रायल का मकसद ही ये था कि किसी को इल्म ही ना हो, कानो कान खबर ही ना हो कि हो क्या रहा है, मांगा क्या जा रहा है, क्या शहादत गवाही पेश की जा रही है, क्या इल्ज़ाम है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इस ट्रायल को टेलीवाइज होना चाहिए ताकि लोगों को समझ आए कि इस मुल्क के साथ और एक सियासी अमल के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। तो मेरी नज़र में तो ये मुकदमा बिल्कुल आपका ये मेरे ख्याल में मुनासिब बात होगी आपका टेलीवाइज करने वाला मुतालबा, क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और काजी फायज़ ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नई मिसाल बनाई है। तो आपको आई थिंक ये प्रे करना चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कि इसको टीवी के ऊपर दिखाया जाए या एटलीस्ट यूट्यूब के ऊपर इसकी लाइव कवरेज दिखाई जाए। मेरी नज़र में तो ऐसा होना चाहिए और ऐसा मुतालबा करना चाहिए। एक चीज़ और आपसे पूछ लूँ, वो बराह रास्त इस केस से तो मुंसलिक नहीं है, लेकिन बाज़ खबरें ऐसी थीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौर कर रही है कि अगर इंतखाबी अमल में उनके लोगों को आज़ादी नहीं मिलती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए, मुख्तलिफ लोग उनके पार्टियाँ छोड़ रहे हैं, दूसरी जमातों को ज्वाइन कर रहे हैं, तो वकला बरादरी जो एक्टिव है उनको वो टिकट्स देंगे। तो वकला बरादरी में क्या सलमान नकम राजा भी उस अमल का हिस्सा होंगे, इंतखाबात की तरफ जाएंगे PTI के टिकट के ऊपर? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि जबर के माहौल में हर एक पे एक तरह से ये फ़र्ज़ बन जाता है कि वो जबर के ख़िलाफ़ खड़ा हो, अपनी आवाज़ बुलंद करे। उसमें कोई वजह नहीं कि नदीम मलिक क्यों ना इंतखाब में खड़े हों। जब ममानियत की जा रही हो और एक गैर आइनी ममानियत हो, तो उस गैर आइनी ममानियत के ख़िलाफ़ मज़ाहमत जो है कानूनी भी है और सियासी भी है। मेरी नज़र में दोनों सतह पर मज़ाहमत ज़रूरी है। नदीम मलिक तो एक जर्नलिस्ट है, वो इस अमल का हिस्सा नहीं बनेगा, इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन सलमान नकम राजा इनडायरेक्टली कंफर्म कर रहे हैं कि आप इंतखाबात में PTI की टिकट के ऊपर इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये जबर के ख़िलाफ़ आप इसे कह रहे हैं मुज़ाहमत का अमल है ये। नहीं, देखिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं इसको खारिज अज़ इम्कान भी नहीं कहता। और जर्नलिस्ट पे भी कोई दरवाजे बंद नहीं हैं सियासी अमल के, ना वकील पर बंद हैं।